आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रागिनी सोच समझ कर ये रिस्क लिया है ना कांग्रेस पार्टी ने, सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये फैसला किया। देखिए रिस्क इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये तो बीजेपी के पीछे, पर आप उस पर फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार हो गए। हम तो 2 ही गाएंगे छंद, बाकी 4 नहीं गाएंगे। और मुझे ये लगता है कि जैसे छछूंदर के सर पे चमेली का तेल शोभा नहीं देता, वैसे ही संघियों और भाजपाइयों के मुंह से राष्ट्रवाद, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का प्रवचन शोभा नहीं देता। ये अंग्रेजों की पेंशन पर जीने वाले 52 साल तक जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया और राष्ट्रीय ध्वज का प्रवचन दे रहे हैं वो भी कांग्रेस को। और जब इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में खड़े होकर सैनिकों के शौर्य का श्रेय ले सकता है वोट मांगने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये समय ना बहुत बुरा चल रहा है मानक मोदी जी का, मोदी सरकार का। वो जो दूसरों के लिए जाल बिछा रहे हैं ना, उसमें खुद फंसते जा रहे हैं। सोनिया गांधी जी का जो भाव भंगिमा देखा, वो भारतीय है लेकिन भारतीयकरण का नहीं हो पाया। और सोनिया गांधी जी का नफरत दिखाई पड़ा, मां और बेटे का नफरत। जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 19 प्रदेशों में सरकार बनाई, 10 साल यूपीए की सरकार उनके और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में चली, जिन्होंने अटल अडवाणी युग का अंत किया, उनको बार बार ये कहना कि वो भारतीय नहीं है, इनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। और मैं बहुत गर्व के साथ ये कहती हूँ कि जिस दिन राजीव गांधी के नाम का सिंदूर सोनिया गांधी जी ने अपने माथे पे और अपनी मांग में भरा था ना, उस दिन वो भारतीय हो गई थी। और सारे संघी मिलकर 10 बार भी जन्म लेंगे तो वो सोनिया गांधी से ज्यादा भारतीय नहीं हो सकते। अब ये डिबेट खत्म हो गई है, सीडब्ल्यूसी ने फैसला कर लिया कि हम 2 ही छंद गाएंगे। तो वहां पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A few moments later. मालिक वो देखो। रागिनी सोच समझ कर ये रिस्क लिया है ना कांग्रेस पार्टी ने, सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये फैसला किया। देखिए रिस्क इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये तो बीजेपी के पीछे, पर आप उस पर फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार हो गए। हम तो 2 ही गाएंगे छंद, बाकी 4 नहीं गाएंगे। मानक वैसे तो ये कहना, यही कह के शुरू करती हूँ कि दुश्मन को विरोधी के घर में घुसकर उसे मारने का मजा ही कुछ और होता है। बहरहाल मैं ये नहीं मानती कि राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी या संघियों की बपौती है। और मुझे ये लगता है कि जैसे छछूंदर के सर पे चमेली का तेल शोभा नहीं देता, वैसे ही संघियों और भाजपाइयों के मुंह से राष्ट्रवाद, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का प्रवचन शोभा नहीं देता। गजब बेइज्जती है। जब वंदे मातरम का नारा लगाकर आजादी के दीवाने फांसी का फंदा चूम रहे थे, अंग्रेजी पुलिस की लाठी खाकर जेल भर रहे थे, जब भारत मां की वीरांगनाएं गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर वंदे मातरम गाती हुई सत्याग्रह कर रही थी, पिकेटिंग कर रही थी, नमक कानून तोड़कर नमक बना रही थी, तब ये भारतीय जनता पार्टी के पुरखे क्या कर रहे थे संगी? ये माफीनामे लिख रहे थे। अब तो ये सावरकर जी के पड़पोते ने भी बता दिया है। अब मैं सावरकर जी बोल रही हूँ अभी मैंने कुछ दुराभाव से नहीं बोला है, पर आगे मैं आऊंगी उस पर भी। तो ये माफीनामे लिखने वाले, ये अंग्रेजों की पेंशन पर जीने वाले, ये लगातार नमक सत्याग्रह हो, सविनय अवज्ञा हो, असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसका बहिष्कार करने वाले। यही नहीं, अभी और सुनिए। 52 साल तक जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, संविधान की प्रतियां यही रामलीला मैदान में जलाकर कहते थे मनुस्मृति को संविधान बनाए, वो आज जाकर राष्ट्रवाद और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय ध्वज पर प्रवचन दे रहे हैं, वो भी कांग्रेस को। मतलब कि हम किसकी माने? हम इस देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की माने? हम रवीन्द्रनाथ ठाकुर की, पंडित नेहरू की, सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की माने? हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की माने, या हम अमित शाह की माने? वो गृह मंत्री देश का जिसे ये नहीं पता कि 300 किलो आरडीएक्स कैसे घुसाया, जिसे ये नहीं पता कि पहलगाम पुलवामा में आतंकी कैसे घुसाए, जिसे ये नहीं मालूम कि पैलेट गन कैसे चल गई जंतर मंतर पर, सही पकड़े हैं, और सिवान में AK-47 कैसे चल गई, उस गृह मंत्री की बात मान ले हम और देश के महापुरुषों की न माने। तो ये बात तो मानक बहुत साफ है कि सरदार पटेल से, नेहरू से, महात्मा गांधी से, आजाद से, इन सभी लोगों से न मोदी बड़े हैं, न सुभाष चंद्र बोस बड़े हैं, न भारतीय जनता पार्टी बड़ी। ठीक है, ओके। 1937 में आपने बड़ी अच्छी बात, आपने पूरा एक विवरण बताया, आपने एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रखा, और आपने ये भी बड़े साफ गोई से बताया कि सबसे पहला साहित्यिक और राजनीतिक निर्णय लिया रविंद्रनाथ ठाकुर ने। बात तो सही है। और जब इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में खड़े होकर सैनिकों के शौर्य का श्रेय ले सकता है वोट मांगने के लिए, तो धर्म और राष्ट्रवाद को अपनी विफलताओं की आपने कहीं उनको फ्रंट फुट पर आने के लिए फुल टॉस तो नहीं दे दी? आपने फुल टॉस तो नहीं दे दी उनको फ्रंट फुट पर आने के लिए कि हम तो 2 ही गाएंगे, और अब वो ये कहेंगे देखिए मुसलमानों को खुश करने के लिए 2 छंद गा रहे हैं, 4 नहीं गा रहे आप लोग। देखिए आपने ठीक कहा, देखिए पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये पर मोदी सरकार की टाइमिंग जो है ना, वो देश के नौजवानों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने, सबने गड़बड़ा दी है। फुल टॉस तो हमने फेंकी है, पर वो आगे बढ़कर उस पर छक्का मारने की कोशिश में स्टंप आउट होंगे। तो मुझे लगता है कि समय ना बहुत बुरा चल रहा है मानक मोदी जी का, मोदी सरकार का।
वो जो दूसरों के लिए जाल बिछा रहे हैं ना, उसमें खुद फंसते जा रहे हैं। तो अब ये जो वंदे मातरम की बात है, जिन्होंने कभी वंदे मातरम गाया ही नहीं, आज वो ये प्रवचन अगर देंगे कि वंदे मातरम कहां, कब और कैसे गाना चाहिए, तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा वंदे मातरम गाया होगा। और हमने कभी ये नहीं कहा कि वंदे मातरम गाना बंद हो जाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि चमन में एक तलाते रंगे बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हम ओके, हैं। राकेश सिन्हा, सभी की भागीदारी। ऑल राइट, राकेश सिन्हा। यही नहीं, अभी और सुनिए। राकेश जी, जो अमित शाह जिस CWC मीटिंग 1937 का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें यह फैसला हुआ कि 2 ही छंद गाएंगे, राकेश जी मैंने बहुत बार चेक किया, मुझे इसमें सारे नाम मिले। उस CWC मीटिंग में गांधी जी थे, पटेल साहब थे, सुभाष चंद्र बोस थे, राजेंद्र प्रसाद थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सरोजनी नायडू थी, JB कृपलानी थे, भूला भाई देसाई, जमनालाल बजाज, आचार्य नरेंद्र, सब थे। तो क्या सबके सब देश तोड़ने का काम कर रहे थे राकेश जी? पहली बात कि कांग्रेस के ऐतिहासिक पतन का ये अंतिम चरण बिंदु है। सोनिया गांधी जी का जो भाव भंगिमा देखा, पूरे आदर के साथ मैं कहना चाहता हूं कि वो भारतीय हैं लेकिन भारतीयकरण उनका नहीं हो पाया। ये क्या बात करता है यार? जिन्ना की और मुस्लिम लीग की वंदे मातरम से असहमति थी और सोनिया गांधी जी का नफरत दिखाई पड़ा, मां और बेटे का नफरत। लगता जैसे वंदे मातरम के शब्द सुनकर लगा जैसे शरीर में कोई बिजली आ गई हो। किस तरह से विरोध प्रदर्शन था। असहमति होती तो कुछ देर तक चुप्पी बनाई रहती और चुप्पी के बाद कहती कि गलत हो गया। लेकिन वंदे मातरम, मां दुर्गा का नाम सुनकर यह महर्षि अरविंद, लोकमान्य तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर से बड़े हो गए। राहुल गांधी से बड़े हो गए, सोनिया गांधी से बड़ी हो गई, सरला चौधरी से बड़ी हो गई। देखिए, वंदे मातरम के पूरी गीत भारत की मौलिकता को प्राप्त करने की लड़ाई है। ये गड़बड़ है बाबा। कि सोनिया गांधी भारतीय नागरिक हैं, भारतीयता उनमें नहीं है। यदि होती तो उसमें वो तिलमिलाती नहीं, वो तिलमिलाहट थी, वो तिलमिलाहट थी। ऐसी तिलमिलाहट हिंदुस्तान ओके, रागिनी नायक, जिन्ना में भी नहीं देखा। ठीक है, अब रागिनी नायक, रागिनी दीजिए। मानस, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि जिस 15 अगस्त के कार्यक्रम का जिक्र हो रहा है, मैं वहां पर मौजूद थी। वंदे मातरम गीत बजा और सबने वंदे मातरम गाया, जैसा कि सब लोग गाते ही हैं राष्ट्रीय दिवसों पर। और उसके बाद जो सोनिया गांधी जी ने पहला इशारा किया, जिसमें कि आप ये चैनल पर भी देख रहे होंगे, जिसमें उन्होंने हाथ पीछे करके कहा, वो उन्होंने कुर्सी मांगने के लिए ही किया था। ये तो थे नहीं वहां पर। ये तो नमस्ते मातृ वत्सले जो इनका गाना है वो कहीं गा रहे होंगे खड़े होके। इन लोगों ने तो ना कभी गाया वंदे मातरम, ना जनगण मन। ये तो नमस्तु माँ वत्सले ही गाते हैं आज भी, इनकी सारी शाखाओं में आप जाकर देख लीजिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पर बड़ा सवाल ये है कि सोनिया गांधी जो कि यूपीए की चेयरपर्सन रही, सोनिया गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 19 प्रदेशों में सरकार बनाई, 10 साल यूपीए की सरकार उनके और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में चली, जिन्होंने अटल अडवाणी युग का अंत किया, उनको बार बार ये कहना कि वो भारतीय नहीं है, इनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। और ये किस तरीके से महिला नेतृत्व को देखते हैं, कितने महिला विरोधी हैं, ये भी पता चलता है। आज राजीव गांधी जी का 82वां जन्मदिन है और मैं बहुत गर्व के साथ ये कहती हूँ कि जिस दिन राजीव गांधी के नाम का सिंदूर सोनिया गांधी जी ने अपने माथे पे और अपनी मांग में भरा था ना, उस दिन वो भारतीय हो गई थी। और सारे संघी मिलकर 10 बार भी जन्म लेंगे तो वो सोनिया गांधी से ज्यादा भारतीय नहीं हो सकते। शाबाश! ये आपने किससे पूछ लिया एकजुटता के बारे में? डिवाइड एंड रूल जो कि अंग्रेजों का नारा था, तोड़ो और राज करो, उसे अगर आज कोई देश में चला रहा है तो वो आरएसएस है और आज से नहीं चला रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये तो मुस्लिम लीग को यहाँ पर बैठकर गालियां दे रहे हैं राकेश सिन्हा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या बंगाल में हिंदू महासभा ने और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में सरकार नहीं बनाई थी? कि आज अगर देश में कोई सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है जो संवैधानिक अधिकारों के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, जो देश की कौमी एकता, गंगा जमनी तहजीब के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, जो भाईचारे, प्रेम और लोकतंत्र के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, तो उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस। गजब बेइज्जती है। कैसी लगी? आगे स्वाद। घनश्याम तिवारी, आपने शुरू किया क्या याद करना, या आप भी सिर्फ 2 ही छंद गाएंगे?
यहाँ पर जो मौजूद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलने वाले लोग हैं, इनको बोले कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य अनेक राज्यों के 6 शिक्षा मंत्रियों के नाम बता दें। नहीं बता पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के 2000 एमपी और एमएलए हैं, इसमें से 800 के ऊपर इनका अपना आंकड़ा है उनके एफिडेविट के हिसाब से, जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। ये 800 को हटा दीजिए, इसमें कई सारे मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको हटा दीजिए। जो 1200 बच गए उनसे आप 2 पैराग्राफ गवा के सुना दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 12 साल से लगभग 4500 दिन की इनकी सरकार हुई है। इन लगातार टीवी के माध्यम से, अन्य मंचों के माध्यम से ये सर्टिफिकेट बांटा कि आप हिंदू हैं कि नहीं हैं, ये सर्टिफिकेट बांटा कि आप राष्ट्रवादी हैं कि नहीं हैं। क्या बात, ये बात है। ये सर्टिफिकेट लेते लेते जनता थक गई। जनता ने इनसे पूछा कि आप हमें अच्छी शिक्षा दे सकते हैं कि नहीं, तो अमित शाह गायब हो गए। आज पता नहीं कौन से बिल से, कौन सी गुफा से अमित शाह कौन से मंत्र पढ़ के बाहर निकल के आ गए। अगर उस गुफा से बाहर निकल के आए थे तो 6 छंद जय शाह के साथ मिलकर के गा देते वंदे मातरम के, तब तो लोगों को यकीन होता कि नहीं, अमित शाह को कम से कम वंदे मातरम आता है। पिछले 12 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 2 चीजों को अपना हथियार बनाया। एक है राम मंदिर, भगवान राम, तो चढ़ावा चोरी में उनकी असलियत सामने आ गई। दूसरा है राष्ट्रवाद। अब जब ये राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएंगे वंदे मातरम पर, तो लोग उनसे पूछेंगे कि आजादी की लड़ाई में आप कहां खड़े थे? महात्मा गांधी की हत्या पर आपने मिठाई क्यों बांटी? 52 साल तक आपने तिरंगा क्यों नहीं फहराया? आपके 2000 एमपी एमएलए वंदे मातरम क्यों नहीं गा सकते? ये सब सवाल तो पूछे जाएंगे ना। ये राष्ट्रव्यापी अभियान करें, अब ऐसा लेकिन ना हो, उस अभियान में, स्वतंत्रता संग्राम में इनको अपनी भूमिका भी बतानी पड़ेगी। ओके, ऐसा ना हो घनश्याम तिवारी के सारा मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी ले जाए। स्टैंड देखिए, ले इस लिया देश कांग्रेस में पार्टी ने हिंदू और वंदे मातरम मुस्लिम, पर। हिंदू और मुस्लिम वोट कहां जाएगा, इसका हर रोज का निर्णय भारतीय जनता पार्टी करती है, अमित शाह करते हैं। देश में हिंदू और मुसलमान बच्चे तो ये तय करते हैं कि उनका एग्जाम होगा कि नहीं होगा, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, कल की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इन सब चीजों से जय शाह को कोई लेना देना नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। देश के घनश्याम बच्चों को तिवारी नहीं। कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई मुद्दा ही नहीं है। आरपी सिंह जी बताइए। और वो कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, पहले बीजेपी वाले गाकर सुना दे 6 के 6। आरपी सिंह जी, आपने याद करना शुरू किया क्या? मैं याद भी करूंगा और गाकर भी सुना देता हूँ। पहले जो मुद्दा, मूल मुद्दे पे आते हैं। पहले वो कह रही थी, रागिनी बहन कह रही थी कि वहां पर तो पूरा वंदे मातरम गाया, और सोनिया गांधी जी तो कुर्सी की बात कर रही थी। जो उन्होंने टीवी पर लाइव बोला, हाँ मैं वहां थी और वहां पर सोनिया गांधी जी ने रोका। और मैं आरपी सिंह जी, अब ये डिबेट खत्म हो गई है। सीडब्ल्यूसी ने फैसला कर लिया कि हम 2 ही छंद गाएंगे। तो वहां पर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वोट चोरी का गाना कहते हैं लोग। ओके, ऋतुराज झा, आम आदमी पार्टी तो अक्सर सॉफ्ट हिंदुत्व पर खेलती है। आपका स्टैंड क्या है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर आज वंदे मातरम जो है वो देश का कानून है और उसका सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए। और रही बात राष्ट्रभक्ति की, तो ये लोग हमें राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे जिन्होंने आरएसएस के मुख्यालय पर 52 साल तक देश का झंडा नहीं फहराया, और जिन 3 लोगों ने झंडा फहराने की कोशिश करी उस पर इन्होंने एफआईआर कराकर जेल डाल दिया। और ऐसे लोग जिन्होंने रक्षा सौदा में इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर पैसा लेते हुए पकड़ा गया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये।